हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाने वाले हैं आईएमडी के। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईपीआर। आईपीआर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, जिसका हिंदी होता है बौद्धिक संपदा अधिकार या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है आईपीआर के बारे में। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है आईपीआर के बारे में लिखने के लिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, यह मानव मस्तिष्क का उपज है। दुनिया के देश अपना अपना कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित करते आते हैं। ठीक है, करते आ रहे हैं। 1955 में विदेश बाजार संगठन, वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के एक ही समझौते द्वारा मेंबर कंट्री की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को सम्मिलित कर आईपीआर लाया गया है। ठीक है, कब लाया गया था आईपीआर? तो 1955 में। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? डब्ल्यूबीओ के द्वारा, वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट आपको लिखना होगा, इस तरह से लिख सकते हैं, यह समझौता एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट इन एक्चुअल राइट्स कहलाता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं, यह डब्ल्यूटीओ द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मिनिमम स्टैंडर्ड को तय किया जाता है। जो भी आपका बौद्धिक संपदा अधिकार है उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए तय किया जाता है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सारे देश जो कि डब्ल्यूटीए के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना ही है और इन सभी कंट्री को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अनुसार से बनाने पड़ते हैं और इसमें से भारत की भी शामिल है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो आपका डब्ल्यूटीए है उसमें भारत भी शामिल है, इसलिए भारत को ये सारी बातें मानना पड़ता है सारे देश को जो डब्ल्यूटीए के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लिख सकते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए भारत में आईपीआर से संबंधित कानूनों को संशोधित किया है। ट्रिप्स ने अलग अलग देशों के लिए संशोधन करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। भारत की यह समय सीमा 15 दिसंबर 2004 थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रिप्स के अनुसार आईपीआर के निम्न 7 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, आई जो पीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होता है, वो 7 तरह के हो सकते हैं। किसके अनुसार? ट्रिप्स के अनुसार। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट आपका हो सकता है कॉपीराइट या फिर रिलेटेड राइट। ठीक है, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। सेकेंड आपका हो सकता है ट्रेडमार्क। थर्ड आपका हो सकता है पेटेंट। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? पेटेंट हो सकता है। अगला आपका हो सकता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगला आपका हो सकता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अगला आपका हो सकता है लेआउट डिज़ाइन ऑफ आईसी। अगला आपका हो सकता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ अनडिजॉल्व्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? ट्रिप्स के अनुसार आईपीआर के प्रकार हैं। इसको 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब सभी 7 भागों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्योंकि ये सारा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जो कॉपीराइट है ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क भी आपका इंपॉर्टेंट है, पेटेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अगर शॉर्ट नोट में आ गए तो ये तीनों जरूर आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट आपने नाम सुना होगा, दूसरे का जो मटेरियल है, दूसरे का जो सामान है, जो भी दूसरे के द्वारा बनाया गया है उसका खुद यूज़ कर लेते हैं बिना उसको बताए। ठीक है, उसका चुरा के अपने यूज़ करना, यही आपका कॉपीराइट होता है। यह ओनर को कुछ अपवादों के साथ कार्य का उपयोग करने का अत्यंत अधिकार देता है, अनन्य अधिकार देता है। जब कोई किसी काम को मूल रूप से तैयार करता है, भौतिक माध्यम से संग्रहित करता है, तो उस काम का कॉपीराइट उसे अपने अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो यही होता है। जो भी अब मान लेते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो कॉपीराइट होगा वो मेरे पास होगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको तो दूसरे के द्वारा दूसरों को भी दे सकता हूँ बिना कॉपीराइट दिए। ठीक है, अगर चुरा के कोई मेरा वीडियो फिर से यूट्यूब पे अपलोड कर देता है तो क्या होगा, मैं इसको कॉपीराइट दे सकता हूँ क्योंकि इसका जो कॉपीराइट है वो मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया है। अगला जो पॉइंट आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट। भारत विधि के अंतर्गत कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक या अधिक शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे आपका
कृति को मौलिक होना चाहिए, जो अभी आपका काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है वो मौलिक होना चाहिए। सेकंड आपका क्या है, जो भी आपका काम है कृति को साहित्यिक, नाट्य या संगीतिक म्यूजिक रिकॉर्डिंग के रूप में होना चाहिए, तभी आपको कॉपीराइट मिलेगा। ठीक है। अगला हो सकता है आपका उपरोक्त 1 और 2 के अतिरिक्त अन्य कोई कृति जिसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, उसके पास भी कॉपीराइट होगा। अगला आपका पॉइंट लिख सकते हैं, डिजाइन की स्थिति में ऐसी होनी चाहिए, यह डिजाइन एक्ट 1911 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऐसी कृति जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन से संबंधित कॉपीराइट एक्ट जो 1957 है उसके सभी प्रावधानों से आवश्यक हो। मतलब जो 1957 का कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था उसके प्रोटेक्शन के हिसाब से सही हो जो कॉपीराइट हो। ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट आता है, जो टॉपिक आता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। जो कॉपीराइट है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट मैटर करता है, तो इसके लिए आपका जैसे आपका लिटरली वर्क हो गया, साहित्यिक काम हो गया, फिर आपका जैसे आपका हो गया ड्रामेटिक वर्क हो गया, नाट्यकृत हो गया, फिर आपका म्यूजिकल वर्क हो गया, फिर आपका साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, फिर आपका आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कलात्मक कृति हो गया, फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, फिर आपका आर्किटेक्चर वर्क हो गया। ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं, कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कॉपीराइट के सब्जेक्ट में। ठीक है। कॉपीराइट के सब्जेक्ट में सारी चीज़ें क्या करते हैं, मैटर करते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगला, अन्य कोई कृति जिसमें कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्राप्त हो। तो अन्य ऐसा कोई भी काम हो सकता है कॉपीराइट के अंतर्गत जिससे जो भी आपके कॉपीराइट एक्ट 1957 है उसके जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्राप्त हो, तो वो भी आपके हो सकते हैं कॉपीराइट के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट एक और देखते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, जिसका हिंदी होता है व्यापार चिन्ह। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अगर ट्रेडमार्क के बारे में आपको लिखने की आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, विश्व बौद्धिक संगठन ने अपने बौद्धिक संपदा हैंडबुक में ट्रेडमार्क की परिभाषा कुछ इस तरह से परिभाषित की है। ठीक है। जो आपका WTO है उसके अनुसार आपका जो ट्रेडमार्क है, व्यापार चिन्ह है, उसको बताया गया है कि उसको परिभाषित किया गया है कि ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क एक ऐसा संकेत है जो इंटरप्राइज के सामानों को निजता ओनरशिप प्रदान करता है और उसके प्रतिस्पर्धी उद्यमों के सामानों से उसे भिन्न करता है। ठीक है। मान लेते हैं कोई अगर 2 प्रोडक्ट बना रहा है सेम, अगर उसका ट्रेडमार्क नहीं होगा, उसको लोगो नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का है या फिर उस कंपनी का है। ठीक है। इसलिए ट्रेडमार्क दिया जाता है, लोगो दिया जाता है। एक तरह से जो ट्रेडमार्क होता है वो लोगो मान सकते हैं। ठीक है। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए ट्रेडमार्क इज ए साइन कैपेबल और डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन इंटरप्राइजेज फ्रॉम द दोज ऑफ द इंटरप्राइजेज। ठीक है। एक इंटरप्राइजेज से दूसरे इंटरप्राइजेज को अलग करने के लिए, भिन्न करने के लिए ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं भारत के ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ट्रेडमार्क की परिभाषा देते हुए कहा गया, यह एक ऐसा चिन्ह है जिसे आरेखीय या फिर आलेखीय रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जो एक व्यक्ति के सर्विस एंड गुड को दूसरों के सामानों या सेवाओं से अलग करने में सक्षम है, और इसमें सामानों का आकार व उसकी पैकिंग और रंगों के संचय भी शामिल है। ठीक है। जैसे इस तरह से अगर कोई लोगो है, कोई सिंबल है, ठीक है, तो अलग कंपनी का, किसी अलग कंपनी का सिंबल है। ठीक है। और यही जो लोगो है इसके नीचे उस चीज़ का नाम भी लिखा रहेगा, जैसे स्लोगन कोई लिखा रहेगा। ठीक है। ये सिंबल अगर इस तरह से सिंबल है किसी कंपनी का तो इसके नीचे क्या लिखा गया है ये भी रहेगा। ठीक है। इसको स्लोगन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क। फर्स्ट आप लिख सकते हैं, आपके व्यापार के नाम पर विशिष्ट कानूनी अधिकार मिलता है। सेकंड आप लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धियों के मध्य फेस वैल्यू बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपके व्यापार को पहचान। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्यापार को कानूनी पहचान। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्यापार के नाम को बनाए रखता है। किसी भी प्रकार के विवाद या उल्लेखन या फिर उल्लंघन की स्थिति में
कोर्ट में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर आपका कॉपीराइट जो है या फिर जो आपका ट्रेडमार्क है इसका यूज़ कोई दूसरा कर रहा है तो उसके खिलाफ़ आप कोर्ट में अर्जी भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है आपका पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट एक ऐसा एकाधिकार होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यह एक ऐसा एकाधिकार होता है जो एक निश्चित समावधि के लिए ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कोई नवीन या नवीनतम विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? कोई मेरा सामान है उसको किसी समय के लिए, निर्धारित समय के लिए दूसरों को दे देते हैं कि आप इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पेटेंट। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए योग्य होता है। वर्तमान नियमों के लिए यूके, भारत सहित बहुत से देशों में पेटेंट की समयावधि 20 साल मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कितना है? 20 साल है। जो समयावधि है पेटेंट के लिए वो कितना है? 20 साल है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? यह अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इसके विषय वस्तु के आधार पर या इसके साथ जुड़े विशेषता के आधार पर हम इनका नामांकन कर सकते हैं जिनमें से कुछ निम्न है। क्या है? प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है। प्रोडक्ट पेटेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह किसी प्रोडक्ट विशेष के संबंधित दावे हैं और इसलिए वे कॉर्पोरेटिंग के साथ उपयोगों पर प्रकाश डालते हैं। एक उत्पाद पेटेंट के माध्यम से किसी फिजिकल वस्तु या प्रोडक्ट के संभव प्रयोग पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला आपका आता है प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है? एक ऐसी सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा कोई वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। वस्तु के किसी विशेष उपयोग का प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोसेस जो पेटेंट होता है, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जहां प्रश्नगत उत्पाद पहले से ही ज्ञात है या इसका उत्पादन पहले से ही प्रचलित है या इसका विधियों ज्ञात है, ठीक है। विधियां इसका ज्ञात है या इसका उपयोग पहले से ही समाज में प्रचलित है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा केवल उस विशेष सिस्टम प्रोसेस पर दावा किया जा सकता है जिससे प्रश्नगत प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाए या वस्तु के विशेष उपयोग पर किया जाए, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं। अगला आपका आता है हाइब्रिड पेटेंट क्या होता है? हाइब्रिड मतलब क्या आता है? मिला जुला, ठीक है। तो यह एक पेटेंट है जो प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट के मध्य स्थित माना जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट बाय प्रोसेस पेटेंट। हाइब्रिड पेटेंट मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट पेटेंट है और जो प्रोसेस पेटेंट है उसके बीच माना जाएगा आपको हाइब्रिड पेटेंट को, ठीक है। अगला जो आपका आता है पेटेंट ऑफ एडिशन। एक पेटेंट के हकदार को पेटेंट ऑफ एडिशन जारी करने से उसे प्रश्नगत पेटेंटाइजेशन आविष्कार में परिवर्तन, वृद्धि, विकास करने का अधिकार मिल जाता है। सामान्यतः ऐसे पेटेंट की अवधि बेस पेटेंट की अवधि के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम हम लोग पेटेंट की बात करें तो 20 साल हो सकता है, ठीक है। भारत में अगर माने यूके माने तो यहाँ पे आपको 20 साल मैक्सिमम पेटेंट के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? उपरोक्त के अतिरिक्त डिपेंड सीक्रेट्स पेटेंटी पेटेंट भी प्रचलित है। कई सारे पेटेंट इसके अलावा भी होते हैं, जैसे डिपेंड पेटेंट होता है, सीक्रेट पेटेंट होता है, सारी चीज़ें आपकी प्रचलित हैं। अगला एक पॉइंट आपका आ सकता है, क्या पेटेंट कराया जा सकता है? व्हाट कैन बी पेटेंट? तो इसमें आप लिखेंगे पेटेंट किसी आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है। इंडियन पेटेंट जो आपका पेटेंट एक्ट है 1970 के अनुसार आविष्कार का आशय क्या होना चाहिए? फर्स्ट आप लिख सकते हैं किसी नई और उपयोगी कला, विधि या मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से है, कोई नया उपकरण, तंत्र, वस्तु से है, किसी प्रक्रिया से बनने वाली उपयोगी पदार्थ से है। उपरोक्त के अतिरिक्त पेटेंट में उपयोगी होकर उसे और भी पेटेंट कराया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे पेटेंट आपके हो सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त पेटेंट तभी प्रदान किया जा सकता है वह आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी प्रकाशित न हुआ हो और फिर किसी देश के पब्लिक व्यवहार में प्रचलित न हो। और फिर आपका आ सकता है आविष्कार को कभी किसी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म आर्ट पर प्रदर्शित न किया गया हो, ठीक है। अगला आपका क्या है? व्हाट कांट बी पेटेंट?
क्या पेटेंट नहीं हो सकता है? ऐसा आविष्कार जो मूर्खतापूर्ण हो या फिर प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो, पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, उसका पेटेंट नहीं हो सकता है। किसी वैज्ञानिक की खोज, ऐसी खोज जो बुद्धिमत्तापूर्ण हो, जिसका कोई यूज़ ना हो, तो इसका भी पेटेंट नहीं हो सकता है। किसी ज्ञात पदार्थ का अतिरिक्त गुण, ठीक है, ये भी पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। मान लेते हैं कोई मटेरियल पहले से ही खोजा जा चुका है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुण खोजे गए हैं, तो इसका भी पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। कोई ऐसी निर्माण विधि, मशीन या उपकरण जिसका परिणाम नया न हो, तो उसका भी पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। किसी प्रचलित मशीन की दक्षता बढ़ाना या उससे अधिक उपयोगी बनाना, इसका भी नहीं कराया जा सकता है। किसी न्यू उपकरण को अलग अलग करके पृथक हिस्से का पेटेंट कराना। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार, इसमें भी पेटेंट नहीं हो सकता है। कृषि या वाणिज्य की अवधि, इसमें भी आपका नहीं हो सकता है पेटेंट, ठीक है। एक और आपका पॉइंट टॉपिक आता है पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट, ठीक है, अतिक्रमण, पेटेंट अतिक्रमण, इन्फ्रिंगमेंट। इसमें आप लिख सकते हैं, यह पेटेंट धारक के अनुमति के बिना एक आविष्कार के संबंध में एक निश्चित अधिनियम का कॉम्बिनेशन है। पेटेंट की अनुमति एक लाइसेंस के रूप में दी जाती है। पेटेंट के उल्लंघन करने की परिभाषा अधिकार क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, लेकिन पेटेंट अधिकार का उपयोग करना या बेचना सम्मिलित होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पेटेंट रिटेंशनल होते हैं और इसका उल्लंघन उसी देश में लागू होता है जिसमें यह पेटेंट प्रभावी होता है। पेटेंट प्रत्येक देश या क्षेत्र में पेटेंट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। पेटेंट की वायु वस्तु एक देश से दूसरे देश भिन्न हो सकती है, अतः संपूर्ण देश में एक समान लागू नहीं की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से आपका यह था आपका इम्पोर्टेंट। इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपका पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई टॉपिक आपका छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका इसके अलावा भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो उसको भी बताने की कोशिश किया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।